मैं अनूप कुमार गुप्ता, सौभाग्य इंटर कॉलेज। मैं क्लास 12 में मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था। तो उसमें मैं ये बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टली ठोस है, उसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, पहला आणविक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, तो हमने आणविक ठोस और आयनिक ठोस के बारे में देख लिया था। अब हम आते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस होता क्या है? ये आपका क्लास 12 सॉलिड स्टेट क्लास 12 सॉलिड स्टेट पार्ट 5 है, 5वां भाग, 6वां भाग है, पार्ट 6। ठीक है, तो यह मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टली ठोस में मैंने क्या बताया था? मैंने क्रिस्टली ठोस में मैं 4 भागों में इसको विभाजित किया। पहला आपका धात्विक, पहला क्या मैंने आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। तो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ और मैं तीसरा पॉइंट में क्या करना डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक ठोस, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, धात्विक ठोस। ठीक है, धात्विक ठोस। यह धात्विक ठोस होता क्या है? ठीक है, जो धात्विक ठोस होता है, यह जो इसके जो कण, धात्विक ठोस में जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। मैं ही कह रहा हूँ, जो धात्विक ठोस में जो धातु के कण होते हैं, वो आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? उस बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक धात्विक ठोस है, धात्विक ठोस को मैं संरचना बना दे रहा हूं, थोड़ी बड़ी बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो क्रिस्टली ठोस होता है उसके जो अणुओं के बीच जो दूरी होती है, क्रिस्टली ठोस के अणुओं के बीच की दूरी होती है, वो क्या होती है? एक समान होती है। क्रिस्टली ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। ऐसे क्रिस्टली ठोस के जो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। मैंने बताया था ये जो धात्विक ठोस है, ये भी क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टली ठोस ही है। तो मैंने क्या कहा था? सभी के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। और ये जो धातु होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये जो धात्विक ठोस में जो धातु के कण होते हैं, धात्विक ठोस में जो धातु के कण होते हैं, वो आपस में किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं? धात्विक बंध के द्वारा। इस बंध को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ठीक है, क्या मैंने कहा? धात्विक ठोस में जो धातु के कण या परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? धात्विक बंध है। अब देखो, हम जानते हैं कि किसी भी धात्विक ठोस का निर्माण, जैसे आयरन है, आयरन लोहा, तो उसमें जो उस धातु का निर्माण किससे हुआ? Fe क्या है? आयरन है, इससे हुआ है। ये क्या है? परमाणु है। इस धातु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वह परमाणु से होता है। ठीक है, ये क्या है? Fe क्या है? एक परमाणु है। तो अब देखो, मैंने क्या कहा? जो आयरन, जो लोहा होता है, वो किस परमाणु से इसका निर्माण होता है? Fe आयरन, इसी परमाणु से होता है। तो मैंने क्या कहा? जो धात्विक ठोस का निर्माण धातु के कणों से या धातु के परमाणुओं से मिलकर होता है। यह जो परमाणु होते हैं, धात्विक ठोस का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से या कणों से मिलकर होता है। यह जो परमाणु या कण आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं।
यह जो कण आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उस बंध को हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। और यह जो परमाणु हैं, यह परमाणु आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे Fe है, क्या है, आयरन, यह आयरन है। Fe, यह परमाणु क्या होगा, आयरन के रूप में उपस्थित होगा, धनात्मक आयन के रूप में उपस्थित होगा। जैसे Fe2+ है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Fe2+ है। Fe2+ कब हुआ, Fe2+ में जो आयरन है यह यहाँ पे तो उदासीन है, यहाँ पे तो क्या है, उदासीन अवस्था में है। तो Fe2+ में कैसे परिवर्तित हुआ, Fe2+ में कैसे परिवर्तित हुआ, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, Fe2+ में परिवर्तित कैसे हुआ, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तभी तो Fe2+ में परिवर्तित हुआ। 2 धनात्मक आवेश कब कैसे आएगा, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी तो इस पे 2 धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यह आयरन है, आयरन 2+ में कब परिवर्तित हुआ, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, 2 धनात्मक आवेश आ जाएगा। और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बाहर होते हैं। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाना है इसमें। थोड़ा सा इस परमाणु को मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, किसमें, ये सारे के परमाणु इसी साइज के होंगे। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बड़ा बनाया हूं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो प्रत्येक परमाणु है क्या होगा, धनात्मक आयन के रूप में होगा। ठीक है, प्रत्येक परमाणु किस आयन के रूप में होगा, धनात्मक आयन के रूप में होगा। और जो Fe2+ के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पे Fe2+ के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। Fe2+ के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तभी तो Fe2+ के रूप में परिवर्तित हुआ। तो अब यहाँ पे इस 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस धनात्मक धनायन के बाहर क्या होंगे, धनायन के बाहर रहेंगे। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि धात्विक ठोस का निर्माण परमाणुओं से होता है। यह परमाणु आपस में जिस बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं इसको धात्विक बंध कहते हैं, या तो ऐसे भी कह सकते हो धात्विक ठोस का निर्माण धातु के कणों से होता है। यह जो धातु के कण होते हैं आपस में जिस बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं उसे हम धात्विक बंध कहते हैं। और यह जो धातु के परमाणु हैं वह धनात्मक आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह जो धनात्मक आयन होता है इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। यह जो धनात्मक आयन होता है इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, घिरा रहता है। और यह जो धनात्मक मैं क्या कह रहा हूँ, यह जो धनात्मक आयन है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है गति करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यह जो इलेक्ट्रॉन है गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रॉन है गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस कारण जो धात्विक ठोस होता है विद्युत का सुचालक होता है। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करेंगे तभी वो क्या होगा, उसमें उस ठोस में क्या होगा, विद्युत का प्रभाव हो सकेगा। ठीक है, चाहे किसी भी पदार्थ में, जब किसी भी पदार्थ में या तो कोई भी आयन अगर गति करे तभी तो विद्युत का प्रभाव होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और जैसे जो आपके जल में भी विद्युत प्रवाह होगा वहां पे क्या होगा, आयन गति करेगा। ठीक है, तो विद्युत का प्रभाव कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो मैं कह रहा हूं जो धातु के परमाणु होते हैं वो धनायन के रूप में होते हैं। यह जो धनायन होता है वह इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। और यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे ठोस में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस वजह से धात्विक ठोस में क्या होता है, इस वजह से धात्विक ठोस में विद्युत का प्रभाव हो सकता है। मतलब कि धात्विक ठोस क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इस वजह से धात्विक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस में विद्युत का प्रभाव हो सकता है। और धात्विक ठोस क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यह जो धात्विक ठोस है, इस धात्विक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस में तन्यता का गुण होता है। धात्विक ठोस में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है। और तन्यता का गुण होता है। और यह क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही लचीला होता है। धात्विक ठोस में तन्यता का गुण होता है और यह बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि जैसे आपके तांबे का तार है, तांबे का तार जो है उसको ऐसे फोल्ड ऐसे कर सकते हो, लचीला है तभी तो कर सकते हो। और उसको पीट कर की फैला भी सकते हो। ठीक है, तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब फैल भी सकता है, तन्यता। ठीक है, तन्यता का गुण होता है।
ठीक है। तन्यता का मतलब क्या, उसको मतलब कि लोहे को पीटो फैलता जाएगा, ठीक है। तो वही तन्यता का गुण है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो धात्विक ठोस होता है, धात्विक ठोस का जो निर्माण होता है वह धातु के परमाणु से या धातु के कणों से होता है। और ये जो धातु के परमाणु या कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उस बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं। यह जो धातु के परमाणु होते हैं या कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उस बंध को हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। और जो धातु के परमाणु होते हैं वो धनायन के रूप में उपस्थित होते हैं। और यह धनायन के रूप में उपस्थित कब होगा, जब यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। Fe है यहाँ पे, Fe इलेक्ट्रॉन को कैसे त्यागेगा, जब यह Fe2+ में इलेक्ट्रॉन को त्याग के क्या होगा, धनायन के रूप में आएगा। मैं ये कह रहा हूं Fe2+ में कैसे परिवर्तित हुआ, जब इसने Fe ने आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तभी तो धनायन के रूप में परिवर्तित हुआ। आयरन ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो किसी रूप में परिवर्तित हो गया, धनायन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो धात्विक ठोस का निर्माण, तो जो प्रत्येक परमाणु होता है किस रूप में होता है, धनायन के रूप में होता है। धनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धात्विक ठोस होता है वो क्या होता है, धात्विक ठोस विद्युत का सुचालक होता है। यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस वजह से जो धात्विक ठोस है वह विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ये आपका और इनमें बहुत ही लचीला होता है। लचीला का मतलब क्या हुआ, जैसे तांबे का तार, तांबा भी क्या है, एक प्रकार का धात्विक ठोस ही है, उसको ऐसे भी ऐसे कर सकते हो, तार ले लो, ठीक है। और तन्यता का गुण है, उसको पीट पीट के भी फैला भी सकते हो, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण में क्या लिखोगे, आयरन, लोहा, टिन, तांबा, ठीक है। ये सब उदाहरण है धात्विक ठोस के, ठीक है। अब इसके बाद से अगली टॉपिक क्या थी, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। 1 सेकेंड। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, धात्विक ठोस डिस्कस कर लिया मैंने कि यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के 3 प्रकार को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो चौथा प्रकार है वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, वही लास्ट है, ठीक है। तो अब हम अब हमने क्या डिस्कस करनी है, क्या था पार्ट 6, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। अब यह कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। अब यह सहसंयोजक ठोस होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखा जाए तो हम जानते हैं कि अब मैंने क्या कहा, ये जो सहसंयोजक ठोस के जो कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। फिर से समझ लो, सहसंयोजक ठोस के जो कण होते हैं या परमाणु होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उसी बंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे ये सहसंयोजक बंध होता क्या है, देखो अगर कोई बंध इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा, 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बन रहा है, जैसे कि अगर कोई बंध इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने ये कहा, हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन भी होगा और 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो देखो अगर कोई बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध होता है तो ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं,
सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई परमाणु बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन का साझा दो परमाणुओं के बीच होता है तो और उसके दौरान जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो हमने क्या जाना, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s1 होता है, 1s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन और यह इसके पास हो जाए, ठीक है, अगर यह इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो इस क्या हो जाएगा, इसके 1s2 हो जाएगा। इसका जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश का मतलब क्या, 1s2, 2s होता है, 2p होता है। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसका बाहरी कोश भर गया। बाहरी कोश का मतलब क्या, 1 है यहाँ पे बाहरी कोश है, या दूसरा कोश है 2 लिखा हुआ है, या दूसरा कोश है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और पा गया यह तो वह इसका बाहरी कोश भर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है, इसी बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि इस हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा, अब देखो ये इसने क्या किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रत्येक हाइड्रोजन का जो बाहरी कोश है वो क्या है, भरपूर रूप से भरा हुआ है। बाहरी कोश क्या है, हाइड्रोजन का जो बाहरी कोश है 1 है, और वो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन था इसमें, पहले क्या था, हाइड्रोजन के पास बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही इसने साझा किया इसके बाहरी कोश में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही उसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन से साझा किया, उसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यह क्या होगा, स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है, ऐसे बंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सहसंयोजक ठोस में जो कण होते हैं, सहसंयोजक ठोस का निर्माण भी कणों से होता है। कई हजारों लाखों करोड़ों कण आपस में मिलके सहसंयोजक ठोस का निर्माण करते हैं। तो यह जो कण होते हैं, सहसंयोजक ठोस में के जो कण होते हैं, आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, सहसंयोजक ठोस के जो कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उसी बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, सहसंयोजक ठोस में के जो कण होते हैं, सहसंयोजक ठोस है उसके जो कण होते हैं आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, उसी बंध को हम क्या कहते हैं, उसी बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यह सहसंयोजक ठोस के जो कण हैं आपस में किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा। यह जो सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस के जो कण हैं आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यह जो बंध है बहुत ही मजबूत बंध होता है। क्यों मजबूत बंध होता है, क्योंकि यह जो बंध का निर्माण क्या होता है, इस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा होता है। इस वजह से सहसंयोजक बंध का जो होता है मजबूत होता है, और सहसंयोजक ठोस का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सहसंयोजक ठोस में जो सहसंयोजक बंध है, वह सहसंयोजक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनने की कारण सहसंयोजक ठोस जो होता है, इस सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। मैं फिर से बता दूं, सहसंयोजक ठोस का जो निर्माण है वह क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। इसके जो कण हैं आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, और यह सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है।
इस वजह से सहसंयोजक, इस वजह से यह बंध क्या है, बहुत ही मजबूत है। और इस बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस बंध को तोड़ने के लिए क्या होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस वजह से सहसंयोजक ठोस का गलनांक उच्च होता है। इस वजह से सहसंयोजक ठोस का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, अब हो गया हमारा, ये हो गया सहसंयोजक ठोस। 1 सेकेंड। तो अब हमने क्या कहा, अब इसके कुछ उदाहरण देख लिए जाएं। ठीक है, तो हम जानते हैं डायमंड, डायमंड का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, डायमंड। डायमंड, अब इस डायमंड में यह जो डायमंड है, यह जो डायमंड है, इस डायमंड का जो निर्माण होता है वह कार्बन से होता है। ठीक है, इस डायमंड का जो निर्माण होता है वह कार्बन से होता है। और प्रत्येक कार्बन डायमंड के जो प्रत्येक कार्बन है 4 कार्बन से घिरे रहते हैं। डायमंड का जो निर्माण होता है वह कार्बन से होता है और डायमंड के प्रत्येक जो कार्बन है, डायमंड के प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से घिरे रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका बना देता हूं। तो हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। तो हम जानते हैं कि अगर 6 है तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि बाहरी कोश में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। और जब बंध बनता है तो सिर्फ बाहरी कोश के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बंध बनने के दौरान जब बनता है तो सिर्फ बाहरी कोश के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाहरी कोश के। तो यहाँ पे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि अष्टक का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर इसके पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन और पा जाए, अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन इसे और कहीं से मिल जाए तो यह क्या होगा, इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो हमने देखा कि अष्टक मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यह कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड का जो निर्माण होता है वो कार्बन से होता है। ये जो प्रत्येक कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बनों से घिरा रहता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक कार्बन, तो अब हम जानते हैं प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस कार्बन को मैं 4 कार्बन से घेर दे रहा हूँ और कार्बन को भी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, अब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। तो ये कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा है, ये भी कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा है, और ये कार्बन भी क्या हो गए, 4 कार्बन से घिरा है। यह कार्बन भी 4 यह कार्बन क्या है, 4 कार्बन से घिरा है। यह कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा है, यह कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा है, यह कार्बन भी 4 कार्बन से घिरा है। जैसे कि यह कार्बन क्या है, 4 कार्बन से घिरा है। और प्रत्येक कार्बन के पास हमने देखा बाहरी कोश में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो तो इस कार्बन, अब देखो इस कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4। तो क्या करेगा, इसके पास तो 4 ऑलरेडी है, इससे भी एक साझा कर लेगा, इससे तो साझे यहाँ पर। अब देखो, अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यह जो बंध बन रहा है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, यह कौन सा बंध है, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा। यह जो बंध है इस कार्बन के बीच क्या कौन सा बंध है, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बन रहा है। इस वजह से इस बंध को हम क्या कहेंगे, इस वजह से इस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। इस वजह से इस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सहसंयोजक ठोस का निर्माण, डायमंड का जो निर्माण होता है वो कार्बन से होता है, और जो प्रत्येक कार्बन है वो 4 कार्बन से घिरे रहते हैं। ठीक है, अगर 4 कार्बन से घिरे हैं, ठीक है, अब तो देखो ये भी 4 कार्बन से घिरा है, ये भी। अब देखो
यहाँ पे इसके सभी इलेक्ट्रॉन, इसके देखो चारों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, ये चार, प्रत्येक कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजक बंध बनाने में व्यस्त रहते हैं, सहसंयोजक बनाने में भाग लेते हैं। इस वजह से प्रत्येक किसी भी कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, अब इस कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है कि कौन सा बंध बनाने में भाग ले रहा है, सहसंयोजक बंध। यह जो कार्बन है, यह कार्बन क्या है, यह जो प्रत्येक कार्बन है वह कौन सा बंध बनाने में भाग ले रहा है, सहसंयोजक बंध। यह सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले रहा है। इस वजह से कि देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यह चारों इलेक्ट्रॉन कौन सा बंध बनाने में भाग ले रहा है, सहसंयोजक बंध। इस वजह से प्रत्येक कार्बन के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसकी सही संरचना देख रहे हैं। तो हमने क्या बताया, जो प्रत्येक कार्बन है वह कितने कार्बन से घिरा है, 4 कार्बन से। ठीक है, यह देखो यह कार्बन है, 4 कार्बन से मैंने घेर लिया। फिर इस कार्बन को मैंने क्या किया, 4 कार्बन से, इस कार्बन को देखो, इससे जो कार्बन घिरा है, इससे इस कार्बन को ये ऐसे ऐसे बना दूं। यह कार्बन है, मतलब जितने भी कार्बन है सब क्या है, 4 कार्बन से घिरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बना दो। फिर यहाँ पे भी ऐसे कर दो, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाओगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन तो बस हमके बस अभी स्टॉप कर देनी है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि यह जो प्रत्येक कार्बन है, प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रत्येक कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस वजह से किसी भी कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से जो डायमंड होता है, वह डायमंड जो होता है वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो विद्युत क्या कहां से प्रभावित होगी। इस वजह से जो डायमंड है क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड क्या है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यह जो बंध है सिग्मा बंध, यह क्या है, सिग्मा बंध है। अब डायमंड में क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। यह सिग्मा बंध क्या है, बहुत ही मजबूत बंध है। इस वजह से इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। डायमंड के कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, सिग्मा बंध है। यह जो सिग्मा बंध है बहुत ही मजबूत बंध होता है और इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस वजह से सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, अब हम कल अभी इसका सहसंयोजक ठोस की जो थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, अभी इस पे ग्रेफाइट का भी संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।